गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से खान बायोलॉजी क्लासेस के इस लेक्चर में। तो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का लेसन नंबर प्रथम, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का बहुविकल्पीय प्रश्न जो है हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। मल्टीपल चॉइस टाइप जो क्वेश्चन है ना, बहुविकल्पीय जो प्रश्न हैं, जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ लगभग काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, काफ़ी मदद कर सकते हैं। और इनमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके लास्ट ईयर या पिछले जो प्रीवियस ईयर्स पेपर हैं उसमें आए हुए हैं। सारे ही क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग ध्यान से समझते चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है बीजांड बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड ग्रंथ जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं। चलिए तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लें कि बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड ग्रंथ जुड़ा होता है। सपोज कर लीजिए ये आपका बीजांड है, ये सपोज कर लीजिए आपका बीजांड है। ये सपोज कर लीजिए आपका है ना, ये मान लीजिए आप अपना कि ये बीजांड है, और बीजांड में ये भाग तो देखो ऊपर का जो होता है ये वाला भाग, इसे हम लोग निभाग या चलाजा कहते हैं, है ना। निभाग, ये वाला पार्ट निभाग होता है। और आप लोग जानते हैं कि निभाग की जस्ट नीचे या उसके सामने वाला पार्ट जो है आपका, वो कहलाता है आपका क्या, वो कहलाता है माइक्रोपाइल, है ना, माइक्रोपाइल। ये चलेजा हो गया, ये माइक्रोपाइल हो गया। अब क्या बचा, अब बीजांड का वह स्थान जहाँ से बीजांड ग्रंथ जुड़ा होता है। तो ये दो ऑप्शन तो आपके ख़त्म हो गए, यहाँ से तो जुड़ेगा नहीं, ना ही यहाँ से जुड़ेगा, तो आपके पास सब बचे दो ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या है, केंद्रक। देखिए बीजांड का वह भाग, बीजांड का भाग केंद्रक नहीं होता है ना। बीजांड का जो भाग है वो केंद्रक नहीं, केंद्रक क्या है, केंद्रक तो कोशिका के अंदर होता है ना, तो केंद्रक भी नहीं हो सकता है। अब हमारे पास बचा है केवल एक ऑप्शन, वो होगा नाभिका या हाइलम, ठीक है, जहाँ से बीजांड ग्रंथ जुड़ा होता है। तो ये जो पार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक, इसे हम नाभिका या हाइलम कहते हैं। बीजांड का ये नाभिका या हाइलम है जहाँ से बीजांड ग्रंथ जुड़ा होता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर खा यहाँ लिखा हुआ है, नाभिका या हाइलम। क्लियर है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, आप यहाँ देख सकते हैं। ये इस क्वेश्चन को पूछा गया है आपका जो है, कई बार आपके एग्ज़ाम में इसको पूछा गया, जैसे 2017 में पूछा गया, 2022 में, 2023 में लगातार, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिन्हें हम सॉल्व कर रहे हैं। आप सभी लोग बड़े ध्यान से देख लें, मैं समझाता जा रहा हूँ आपको, आराम से आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। और आपके 4 क्वेश्चन आते हैं विकल्प, जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, लिखा है पराग नलिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश क्या कहलाता है। पराग नलिका, तो सबसे पहले तो हम पराग नलिका देखेंगे, है ना। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पराग नलिका देखेंगे। सबसे पहले तो हमें पराग नलिका देखना है। अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग, यहाँ देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। सेकंड क्वेश्चन क्या है, पराग नलिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश क्या कहलाता है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि बीजांड अभी मैंने आपके सामने बनाया था। देखिए ये बीजांड बना है ना। ये कलर थोड़ा सा हल्का है, इसको हम डार्क कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा ये कलर ले लेते हैं इसमें से। लीजिए ये वाला कलर ले लेते हैं हम लोग, है ना। अब देखेंगे इसमें, ये कलर ले लिया हमने। अब हम लोग देखेंगे इसमें, ये हमारा मान लीजिए क्या है, ये हमारा बीजांड था, ठीक है, ये बीजांड था हमारा। और ये बीजांड जो है, ये हमारा बीजांड था, और
बीजांड में थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ये हमारा बीजांड था, और बीजांड जो है आप लोग जानते हैं कि पहला क्वेश्चन भी बीजांड से संबंधित था, तो दूसरा क्वेश्चन भी ये बीजांड से संबंधित है। ये मान लीजिए, आप सपोज कर लीजिए ये वाला पार्ट जो है हमारा बीजांड है, ये मान लीजिए हमारा बीजांड है। क्लियर है? तो ये बीजांड हो गया। अब कह रहे हैं अगर कह रहे हैं बीजांड का ये वाला पार्ट कौन सा होता है, आप लोग जानते हैं ये पार्ट कौन सा होता है बताइए। ये पार्ट मैंने बताया था आपको, ये भाग होता है आपका निभाग। ठीक है, ये भाग कौन सा होता है, निभाग। क्लियर है? ये वाला भाग क्या कहलाता है बताइए। ये भाग माइक्रोपाइल, या इसको हम लोग कहते हैं अंड द्वार। अंड द्वार। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। ऑप्शन देखते हैं। परागनलिका का बीजांड में परागनलिका अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश। अध्यावरण कहाँ होता है, ये बीजांड का अध्यावरण है। ठीक है, ये बीजांड का क्या है, अध्यावरण है, ये अध्यावरण है। ठीक है, अब परागनलिका यहाँ से आती है, आपको पता है ये यहाँ से आएगी परागनलिका, इस तरह से ये परागनलिका आएगी यहाँ से, इसको घेरते हुए ये आई, और या तो वो अंड द्वार से प्रवेश करेगी, पहला ऑप्शन। अगर अंड द्वार से प्रवेश करती है तो कहलाएगा अंडद्वारी प्रवेश, अंडद्वारी प्रवेश। ठीक है, तो ये तो हो गया अंडद्वारी प्रवेश। और पूछ रहे हैं परागनलिका का परागनलिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश। अध्यावरण माने यहाँ से, है ना, यहाँ से अध्यावरण से, ना चले जा से ना अंड द्वार से, यहाँ से। तो यहाँ से निभाग युग्मन, तो निभाग युग्मन तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये यहाँ से तो एंट्री कर नहीं रही है ना, ये परागनलिका जो आ रही है वो यहाँ से एंट्री नहीं कर रही, तो ये ऑप्शन आपका गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पूछ रहे हैं अंडद्वारी प्रवेश। अंडद्वारी प्रवेश, देखिए अंडद्वार से तो प्रवेश ये अगर करेगी तो अंडद्वारी प्रवेश हो जाता है, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश क्या कहलाता है, तो इसका मतलब है ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। का और खा दोनों ऑप्शन आपके गलत हो गए। निभागी युग्मन गलत हो गया, अंडद्वारी प्रवेश भी गलत हो गया। अब कह रहे हैं जब ये दोनों गलत हैं तो कह रहे हैं इनमें से दोनों, जब ये भी सही नहीं है ये भी सही नहीं है, तो ये दोनों वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। देखिए कितना सटीक आंसर आ गया आपका। अब आपके पास में केवल और केवल एक ही ऑप्शन बचा है, केवल और केवल आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, और वो ऑप्शन है जो आपको ये बताता है कि ये आपका जो है बीजांड है, और अगर यहाँ इसका ये अध्यावरण है बीजांड का, अगर अध्यावरण से यहाँ से अगर परागनलिका आकर के एंट्री कर जाए ऐसे, या इस तरह से आके परागनलिका एंट्री कर जाए, तो इसे हम कहते हैं क्या, अध्यावरणी प्रवेश। अध्यावरणी प्रवेश कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए लिख देंगे इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही होगा, बकाया ये सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। क्लियर? ये आ रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका क्या, अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। पूछ रहे हैं बहुसंघी दशा पाई जाती है। बहुसंघी दशा किस में पाई जाती है? अब यहाँ से आपसे पूछा है बहुसंघी दशा किस में पाई जाती है, तो आपको याद रखना बहुसंघी दशा किस में पाई जाती है। कह रहे हैं बहुसंघी दशा जो है आपकी किस में पाई जाती है, पॉली एडेल्फस कंडीशन। बहुसंघी दशा को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में बोलते हैं इसको पॉली एडेल्फस कंडीशन। पॉली एडेल्फस कंडीशन बहुसंघी दशा है ना, पॉली एडेल्फस कंडीशन बहुसंघी दशा। तो अपन को पहले तो याद रखना है कि भाई पॉली एडेल्फस कंडीशन बहुसंघी दशा होती काय में, क्वेश्चन पूछ रहे हैं किस में मिलेगी, तो कह रहे हैं जब पुंकेसर जो होते हैं, जो पुंकेसर होते हैं ना, पुंकेसर जो होते हैं इस तरह से, ये पुंकेसर है। थोड़ा सा और अच्छी तरह से बना दें, थोड़ा सा और अच्छी तरह से पुंकेसर बना देते हैं ना। ये देख लीजिए ये पुंकेसर है आपका, है ना, ये पुंकेसर है, देख लीजिए ये इस तरह से, ये एक कोष्ठ, तो ये आपका पुंकेसर हो गया। पुंकेसर का ये वाला पार्ट होता है क्या, एंथर, और ये होता है फिलामेंट। ठीक,
तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे कि ये जो पुंकेसर हैं जब ये बहुत सारे होते हैं तो इनकी जो बहुसंघी एक साथ बहुत सारे पुंकेसरों के लगने की जो दशा है वो किस में मिलेगी। अब बहुसंघी दशा का मतलब होता है, मैंने बता दिया, पुंकेसर। तो पुंकेसर क्या होता है, देखिए वाह्यदल पुंज में तो होती नहीं, बिल्कुल नहीं होती है, गलत हो जाएगा। जायांग में तो होती नहीं, मादा जननांग है, जायांग नहीं होता है। मादा जननांग माने क्या, स्त्री केसर की बात कर रहे हैं वो लोग कि स्त्री केसर में होती है क्या, नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है। वाह्यदल पुंज क्या होता है, ये इस तरह से वाह्यदल पुंज होते हैं, ये इस तरह से रंगीन जो पार्ट होते हैं उनको वाह्यदल पुंज कहते हैं। तो क्या इसमें होगी, बिल्कुल नहीं होगी इसमें। ठीक है। अब किस में पूछ रहे हैं, तीसरा क्या दल में होती है क्या, दल आपको पता है फ्लावर में जो है वो ग्रीन कलर के दल होते हैं, यहाँ से ऐसे इस तरह से होते कि नहीं होते हैं ऐसे दल ये। तो कह रहे हैं क्या इसमें मिलेगी भैया, नहीं भाई इसमें भी नहीं मिलेगी। तो फिर 3 ऑप्शन अपने गलत होगा, इसमें भी नहीं होगी, इसमें भी नहीं होगी, इसमें भी नहीं होगी। अब ऑप्शन क्या बचा, एक ही ऑप्शन बचा है, वो है पुमंग। पुमंग क्या होता है आप लोग जानते हैं, पुमंग को हम लोग पुमंग जो है एक समूह है और इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो इकाई होती है उसे हम पुंग के सर कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए, पुंग के सर। स्टेमन कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टेमन। और ये पुष्प का कैसा भाग होता है, नर जनन अंग होता है। क्या होता है बताइए, नर। क्लियर है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पुमंग। ठीक, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये शानदार जो है हम लोग पढ़ रहे हैं इसको, है ना, बहुत शानदार चल रहा है अपना लेक्चर ये, और देखते चलेंगे इसमें। आपने बहुत शानदार तरीके से सुना है इसको। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, उसमें पूछ रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। पूछ रहे हैं आपसे, पूछ रहे हैं 112 जो हैं 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। कितने बनना है, 112 बनना है। क्या बनना है, लघु बीजाणु बनना है। तो लघु बीजाणु जो बनेंगे तो उसके लिए देखिए, एक जो बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, एक जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है उसमें गुणसूत्र का नंबर होता है 2n। ठीक है, कितना होता है, 2n। और एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में जब हम एक बार अर्धसूत्री क्या एक बार अर्धसूत्री विभाजन कराते हैं, कौन सा विभाजन कराते हैं बताइए, एक बार जब हम इसमें एक जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है इसमें एक बार हम अर्धसूत्री विभाजन कराते हैं तो आपको पता होना चाहिए 4 लघु युग्मक बनते हैं। 4, देखिए ये बन गए हैं आपके 4 लघु युग्मक, है ना। कितने लघु युग्मक बन गए बताइए, ये बन गए हैं आपके 4 लघु युग्मक, 4 लघु युग्मक। अब आप जानते हैं एक बार अर्धसूत्री विभाजन होने से कितने बने हैं, 4। तो अगर हम 2 बार कराएंगे तो कितने बन जाएंगे बताइए, 4 ये थे, 4 और बन जाएंगे, कितने हो जाएंगे बताइए, 8। कितने बार कराने पर, 2 बार। 3 बार कराने पर 12 हो जाएंगे, 4 बार कराने पर 16 हो जाएंगे, है ना। तो अगर आप ऐसे ऐसे करके लघु युग्मक बनाएंगे, कितने, अगर कह रहे हैं आपको 112 लघु युग्मक बनाना है, कितने, 112, तो आप कुछ ना करें, आप एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने बन रहे हैं बेटा, 4 बन रहे हैं। आपके पास कुल कितनी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं, 12। एक से कितने बन रहे हैं, 4। 4 का भाग आप देंगे 11 में, 4 2 कम 4, 4 दूनी 8, ये 2 आ गए, है ना। इसको ऐसे चाहें तो ऐसे दे लें आप, इसको भाग अगर चाहें तो आप इस तरह से भी दे सकते हैं भाग, इस तरह से भी भाग दे सकते हैं आप अगर चाहें तो, है ना। ऐसे ही भाग दे सकते हैं आप, 112 भागे 4। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप ऐसे भी दे सकते हैं, 4 दूनी आपके हो गए 8 और 11 में से 8 गए, कितने बचेंगे, 3। ठीक है, और यहाँ पर आ गए आपके ये 2। ठीक है, कोई अंक था नहीं तो 2 ही बचे हैं, तो 2 आ गए। अब 4 का भाग, 4 का गुणा कितनी बार करेंगे, 32 हो जाए, तो 8 बार करेंगे, 8 चौको 32, ये आपके हो गए 32, ये कट गया। टोटल बेटा आपको
जो अर्धसूत्री विभाजन है वो करना पड़ेंगे 28। कितने करना पड़ेंगे? 28, है ना, क्योंकि एक बार एक कोशिका करती है मात्र कोशिका तो 4 बनते हैं, 2 बार करती है तो 8 बनते हैं, 3 बार करती है तो 12 बनते हैं, 4 बार करती है तो 16, 5 बार करती है तो 20, ऐसे कर करके इसको अपन बढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे शानदार ट्रिक होती है कि अगर आपको मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन बताने हो तो आप कुछ नहीं करें, केवल आप जितनी भी लघु बीजाणु पूछ रहे हैं उसमें आप 4 का भाग दे दें, आपका आंसर आ जाएगा। तो पूछ रहे हैं यहाँ पर कि भैया जो है पूछ रहे हैं कि क्या पूछ रहे हैं आपसे, क्या पूछ रहे हैं बताइए? आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर कि क्या 56 अर्धसूत्री विभाजन कराने होंगे? जी नहीं। क्या 112 कराने होंगे? जी नहीं। क्या 224 कराने होंगे? जी नहीं। ऑप्शन नंबर खा से हो जाएगा 28। ये आपका रहा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये 28 वाला सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, 5वां क्वेश्चन है, भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। भ्रूणपोष किसे कहते हैं? देख लीजिए, पहले तो अपन को ये समझना पड़ेगा कि भ्रूणपोष क्या होता है। आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या x होती है। जो आवृतबीजी पौधे हैं उनके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या x होती है। भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है, ये पूछ रहे हैं। देखिए, आवृतबीजी पौधों के भ्रूणकोष में तो गुणसूत्रों की संख्या x हो सकती है, कोष में x नहीं हो सकती है ना। तो पोष क्या होता है, कोष क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं आज। देखिए, ये हमारा जो है एक भ्रूणकोष है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? भ्रूणकोष। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भ्रूणकोष क्या है, तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं कि सर भ्रूणकोष जो है वो एम्ब्रियो सैक इंग्लिश में कहलाता है, एम्ब्रियो सैक। इसमें गुणसूत्र की संख्या n होती है, याद रखना, ये हैप्लॉइड होता है भ्रूणकोष। अब भ्रूणकोष में क्या होता है, ऊपर की तरफ यहाँ इस तरह से 3 कोशिकाएं होती हैं। ये एंटीपोडल सेल होती है या प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं? प्रतिमुखी। बीच में इसमें क्या होता है, 2 केंद्रक होते हैं, इनको आप ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुवीय केंद्रक। और ध्रुवीय केंद्रक के नीचे यहाँ पर एक तो अंडकोशिका होती है, 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। अब क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि जब इसमें निषेचन होता है, इसमें जब निषेचन होता है तो क्या होता है, निषेचन होने पर इसमें क्या होता है, निषेचन होने पर ये जो परागनली आती है वो 2 नलिकाग्मक लेके आती है। इसके अंदर कितने? 2, है ना, 2 नलिकाग्मक लेके आती है परागनली। और जब 2 नलिकाग्मक लेके आती है तो एक नलिकाग्मक जो है वो जाके मिल जाता है अंड कोशिका से, इस कोशिका से, तो वो तो बना लेता है जाइगोट। इसे आप इसमें गुणसूत्र होते हैं 2n। इसे आप कहते हैं प्राथमिक निषेचन। दूसरा वाला जो नलिकाग्मक होता है यहाँ से, वो जाके मिल जाता है किसमें? वो जाके मिल जाता है ध्रुवीय केंद्रकों से। ध्रुवीय केंद्रक कितने थे? 2 थे, तो n + n = 2n, है ना। तो इसे हम द्वितीयक केंद्रक भी कहते हैं। और जब इस द्वितीयक केंद्रक से या 2 ध्रुवीय केंद्रों से जाकर के एक और ये नलिकाग्मक, दूसरा नलिकाग्मक जाके मिल जाता है, तो 2n तो देखिए उसमें पहले से थे, ये आपको समझना होगा। 2n तो उसमें पहले से ही थे। द्वितीयक केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक कितने थे? n + n, और एक नलिकाग्मक पहुंच गया n, तो कितने n हो गए बताइए? 3n। तो कह रहे हैं भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? सीधा सा आंसर निकल के आ गया, कितनी होती है बताइए? 2n तो द्वितीय केंद्रक में थे, या ध्रुवीय केंद्रक में कितने थे? 2 थे, 2 केंद्रक थे, तो 2x तो उसके थे, केवल द्वितीय केंद्रक के थे 2n, तो ये तो हो नहीं सकता, है ना। फिर क्या कह रहे हैं? x इम्पॉसिबल है, क्योंकि x तो भ्रूणपोष होता है ना। और तो कॉमन सेंस से आ गया आपका 3x वाला सही हो जाएगा, क्योंकि n एक ध्रुवीय केंद्रक, एक दूसरा ध्रुवीय केंद्रक प्लस एक नलिकाग्मक बराबर कितना हो गया बताइए? 3n। और इन्होंने n ना मान के इन्होंने क्या माना है? x, 1x 2x + 3x बराबर कितना हो गया? 3x। बात बराबर है, चाहे 3n कह दो चाहे 3x कह दो। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये क्वेश्चन भी बहुत लाजवाब तरीके से हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फास्ट करेंगे अपन, है ना। आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वें में कह रहे हैं निम्न में से कौन सा कूट फल है? कूट फल, देखिए फल 2 प्रकार के होते हैं,
फल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अब अगर फल जो है आपका वो अंडाशय से बन रहा है, ये मान लीजिए आपका कोई पुष्प है और ये उसका क्या है? अंडाशय है, ये उसका अंडाशय है। अगर अंडाशय आपका जो है फल में बदल जाएगा, काय में, तो ये कहलाएंगे आपके कौन से फल? सत्य फल। क्या कहलाएंगे? सत्य फल। लेकिन अगर फल का निर्माण अंडाशय को छोड़कर इससे नहीं, इसके अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन है ना से हो जाए या किसी अन्य भाग से हो जाए पुष्प का निर्माण, पुष्प के किसी अन्य भाग से अगर फल का निर्माण होता है, किसको छोड़कर? अंडाशय को छोड़कर। अगर अंडाशय से होगा तो सत्य फल, अंडाशय के अलावा अगर पुष्प के किसी अन्य भाग से होगा तो वो फल कहलाएगा बेटा असत्य फल। क्या कहलाएगा? असत्य फल। याद है ना, समझाया था। निम्न में कौन सा? कूट। कूट माने असत्य। कूट माने क्या होता है? कूट माने क्या होता है बताइए? कूट का शब्द का मतलब क्या है? कूट मतलब है असत्य फल, या इंग्लिश में इसको कहते हैं फॉल्स फ्रूट। क्लियर है? सेब ही असत्य फल का उदाहरण है, अंगूर सत्य है, मटर सत्य है, आम सत्य है, ये सब अंडाशय से बनेंगे। ये पुष्पासन से बनता है सेब, किससे? तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका का सही सेब। क्लियर है? ये लाजवाब क्वेश्चन था, काफ़ी पेपर में पूछा जाता है, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। अगला है प्रतिमुखी कोशिकाएं वह होती हैं जो उपस्थित होती हैं। देखिए फिर से मैं बता देता हूँ, अगर ये आपका बीजांड है इस टाइप का, ये, या फिर आपका बीजांड है ये इस टाइप से, ये मैंने बता दिया। अगर ये बीजांड है और ये बीजांड है तो ये वाला पार्ट तो मैंने बता दिया निभाग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निभाग। अगर ये निभाग है तो यहीं पर आपकी जो है प्रतिमुखी कोशिकाएं। अगर निभाग नीचे को है तो प्रतिमुखी कोशिकाएं नीचे होंगी, 3 होती हैं बताया था। कितनी होती हैं? 3। ठीक है, तो जब नीचे की ओर है तो कह रहे हैं निम्न प्रतिमुखी कोशिकाएं वह होती हैं जो उपस्थित होती हैं। कहाँ बताइए? निभागीय छोर पर होंगी, बिल्कुल होंगी। यहाँ अगर इस तरह का बीजांड है तो निभागीय छोर पर होंगी, तो सीधा सा आंसर आ गया निभागीय छोर पर। जी हाँ, निभागीय छोर पर होंगी, अंडद्वार छोर पर नहीं होंगी, मध्य में नहीं होंगी, इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। निभागीय छोर ऑप्शन सही है। इस तरह से आपने अगला क्वेश्चन कर लिया। बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे अब, है ना, आगे बढ़ते जाएंगे स्पीड में, और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सी कोशिका या कोशिकाएं सभी प्रकार के भ्रूणपोष में पाई जाती हैं? देखिए किसी भी प्रकार का भ्रूणपोष हो, अंडकोश का तो होगी भैया, अंडकोश का तो होगी, निषेचन कैसे होगा? सह कोशिकाएं, सह माने सखी कोशिकाएं, है ना, सखी कोशिकाएं होंगी कि नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। सह कोशिकाएं कौन सी? सिनर्जिड सेल या साइनर्जिड? बिल्कुल होगी भैया, साइनर्जिड सेल्स होंगी, बिल्कुल होंगी। और अंडकोश का होगी? बिल्कुल होगी। प्रतिमुखी कोशिकाएं बिल्कुल होंगी, एंटीपोडल सेल, प्रतिमुखी कोशिकाएं एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल बिल्कुल होंगी, क्यों नहीं होंगी? तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ये सभी कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या? हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये सभी कोशिकाएं जो हैं वो एक भ्रूणपोष में पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए प्रकारात्मक लघु बीजाणु जो हैं वो कितने होंगे? वो हो जाएंगे आपके प्रकारात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कितने अर्धसूत्री विभाजन कराने होंगे? लघु बीजाणु बनना है 400, मैंने बताया 200 बनना है, तो मैंने बताया था आपको 200, तब बताया था ना 200 लघु बीजाणु कितने मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री, देख लीजिए मैंने बताया था आपको 1 से 4 बनते हैं। सो 4 पंचे 20, 50 आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है? 50 आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते जाएंगे तो पता चलेगा अपन को क्या कह रहे हैं। सेल्विया एक पौधा होता है, जल में पाया जाता है। सेल्विया में परागण होता है काय के द्वारा। देखिए सेल्विया जलीय पौधा है, जल में पाया जाएगा, तो क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि भाई या सेल्विया में परागण कैसे होता है? सीधा याद रखना है आपको, जल द्वारा, वायु द्वारा, कीटों द्वारा, इनमें से कोई नहीं, तो आपको याद रखना है कीटों द्वारा होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इनमें से किसमें कीट परागण होता है? कीट परागण, देखिए कीट परागण के लिए आपको याद रखना है पुष्प आपका खुशबूदार होना चाहिए,
अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसके परागकण चटकीले रंग के होना चाहिए, तो कीट आएंगे। गुड़हल का, अंजीर का, गेहूँ का या हाइड्रला का। देखिए गुड़हल में भी हो सकता है ना, लेकिन इतनी ज़्यादा खुशबू नहीं होती, चटकीले रंग के होते हैं। लेकिन कीट परागण, मोस्टली कीट परागण जो है वो किसमें हो सकता है? इसमें तो वायु परागण भी हो सकता है, इसमें जल परागण हो सकता है, इसमें भी वायु परागण हो सकता है, लेकिन इसमें कोई और परागण नहीं हो सकता, केवल कीट परागण हो सकता है अंजीर में, है ना, याद रखना। यदि किसी पौधे की पत्ती की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 24 है, माने पूरी बॉडी में 24 है, तो उसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? अब इसमें 24 है पत्ती में, तो इसका मतलब है कि वो उसके नर युग्मक में होगी 12 और मादा युग्मक में होगी 12, है ना। तो उसका जो द्वितीयक केंद्रक होगा, है ना, उसका जो द्वितीयक केंद्रक होगी उसमें भी 12 होगा, 12 जो ध्रुवीय केंद्रक बनेंगे उनमें भी 12 होगी। और जब उससे एक नर युग्मक जाके मिलेगा तो 12 12 24 12 36। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा कितना? ये आपका आंसर आ जाएगा 36। क्लियर है? ये आपका आंसर आ जाएगा 36। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 36 भ्रूणपोष में, क्योंकि 2 तो 12 ध्रुवीय केंद्रक, 12 ध्रुवीय केंद्रक, 2 केंद्रक होते हैं, तो 2 केंद्रक के 24 हो गए, प्लस एक नर युग्मक रहता है 12 का रहेगा, 4 2 6 2 1 3, 36 आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए निवाहक पाया जाता है परागकण में, अभी पढ़ा है, ऐसा चित्र बनाया था, ये निवाहक था, ये काय का चित्र था? बीजांड का, काय का चित्र था? बीजांड का, ऑप्शन हो जाएगा बीजांड में। ठीक है, आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए अब ये क्वेश्चन आपके हो गए इतने। ठीक है, अब बकाया क्वेश्चंस को और देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देख लीजिए बकाया क्वेश्चंस आपके, लीजिए ये और शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, इनको थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया अपन ने। लीजिए ये क्वेश्चन आपके और हो गए, ये देखिए उसी में स्पीड में करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से पुष्पीय क्या लिखा था? पुष्पीय पौधे का, है ना, पुष्पीय पौधे का लिखा हुआ है, पुष्पीय पौधे का कौन सा भाग अगुणित होता है? पुष्पीय पौधे का अगुणित, जड़, पत्ती, नरयुग्मक। ये देखिए पौधा है, जड़ पौधा है, पौधे का ही भाग है, पत्ती पौधे का ही भाग है, युग्मनज ये आप जानते हैं हमेशा द्विगुणित होता है। ठीक है, और ये तो आप पता ही है, पौधा अगर द्विगुणित है तो ये भी द्विगुणित रहेंगे, ये भी द्विगुणित रहेंगे, है ना। अब नरयुग्मक हमेशा किसी भी पौधे का हो हमेशा अगुणित रहता है, एन रहता है, एक मादा युग्मक एन रहता है, ये दोनों मिलते हैं तब फिर युग्मनज या जाइगोट या 2n संरचना बन जाती है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए? आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा क्या? नर युग्मक। क्या हो जाएगा? नर युग्मक का ऑप्शन सही। द्विनिषेचन का क्या मतलब होता है? मैंने बताया था अभी आपको, ये मैंने बताया था इस तरह का आपका, ये आपका मैंने बताया था एक क्या है, ठीक है, ये आपका मैंने बताया था इस प्रकार से एक क्या है, ठीक है, ये आपका एक, ये मैंने आपको बताया था, ये आपका क्या है, एक है आपका ये, चलिए ये आपका है आपका भ्रूणकोश है ये। ठीक है, भ्रूणकोश। अब भ्रूणकोश में मैंने आपको बताया था कि भ्रूणकोश के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये मान लीजिए आप भ्रूणकोश के अंदर ये ऊपर की तरफ जो थी आपकी, ये होती हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। क्या होती हैं? प्रतिमुखी कोशिकाएं। ये प्रतिमुखी कोशिकाएं, ये आपकी प्रतिमुखी कोशिकाएं हो गई। ठीक, प्रतिमुखी कोशिकाएं हो गई। बीच में आपको बताया था मैंने कि ये आपका क्या हो गया, बीच में ये आपका हो गया अंडकोशिका। ये क्या हो गई? अंडकोशिका। ये आपकी अंडकोशिका हो गई है। और ये मैंने आपको कहा था कि ये अंडकोशिका होने के बाद ये जो है आपका, ये हो गया है 2 सहायक कोशिकाएं हो गई। ये सब अगुणित हैं, इसमें ये सब एन सब एन है, ये भी एन है। अब क्या होता है बताया था मैंने आपको कि इसमें ये जो है आपका, ये ध्रुवीय केंद्रक होते हैं 2, एक ऊपर से आता है एक नीचे से, इस तरह से। इन ध्रुवीय केंद्रकों में ये ध्रुवीय केंद्रक है। क्या है ये? ध्रुवीय केंद्रक। इनमें ये दोनों एन है, अगर मिल जाएंगे तो द्वितीय केंद्रक हो जाएंगे। अब क्या कह रहे हैं? ये आई परागनली। ठीक है, ये आई, इसे केमिकल गाइडेंस मिलता है, ये अपने साथ ये परागनली आई है। परागनली क्या लाती है? ये परागनली अपने साथ मान लीजिए 2 नरयुग्मक लाई है, एक नरयुग्मक ये है और एक नरयुग्मक ये है, ये लाई है 2 नरयुग्मक इस तरह से।
पहला जाकर के नरयुग्मक तो मिल गया भैया अंडकोश का से ये, तो इसने तो बना लिया जाइगोट। ये हो गया प्राथमिक निषेचन और ये गुणसूत्र हो गया इसमें 2n, ये बन गया युग्मनज बन गया। क्लियर है, इसे कह दिया प्राथमिक निषेचन। अब दूसरा जो नरयुग्मक है ये वाला, ये जाएगा और मिलेगा इन केंद्रकों से, जो 2n तो थे n प्लस n थे, और एक इसमें से ये दोनों नरयुग्मक जो हैं ये भी हैप्लॉइड होते हैं n प्लस n, ये भी n है ना। तो पहला इससे मिलेगा तो ये 2n हो गया, इसका n अंडकोश का, और पहला नरयुग्मक 2n, दूसरा इससे मिल गया तो n तो थे ही, और एक n आके ये चिपक गया, तो कितने n हो गए, 3n हो गए। क्या हो गए, 3n। अब कह रहे हैं दो नरयुग्मकों का अंडकोश का संयोजन, क्या दोनों नरयुग्मक, ये दो नरयुग्मक हैं, ये नरयुग्मक दोनों हैं, ये जाकर के क्या अंडकोश का से मिल गए, नहीं, एक मिला, एक बचा है, नहीं, गलत हो गया ऑप्शन। एक नरयुग्मक का अंडकोश का से दूसरे का द्वितीयक केंद्रक से, बिल्कुल सही, एक का अंडकोश का से दूसरे का ध्रुवीय केंद्रक या द्वितीय केंद्रक से संयोजन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। या कह रहे हैं एक नरयुग्मक का अंडकोश का से दूसरे का सिनर्जिट कोश का से, बिल्कुल नहीं, गलत हो गया। एक नरयुग्मक इनमें से सभी, ये भी गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये लोग गलत दे रहे हैं, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर ये लोग क्या कर रहे हैं, गलत दे रहे हैं, आपको याद रखना है। अपन इसका आंसर कौन सा लगाएंगे, अपन इसका आंसर लगाएंगे एक नरयुग्मक का अंडकोशिका से और दूसरे का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन ही द्विनिषेचन कहलाता है, यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन ये आपका गलत है, ये ऑप्शन उन्होंने दिया जो गलत है, ऑप्शन होगा खास सही। क्लियर है, ऑप्शन हो जाएगा सही। आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो वेलेस्निडिया के पौधे में परागण किस माध्यम में होता है। वेलेस्निडिया मैंने कहा था जलीय पौधा है, और जो जलीय पौधा है तो जल द्वारा। आगे बढ़ेंगे, घास परिवार में बीजपत्र को क्या कहते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। घास परिवार में जो स्कूटेलम कहते हैं प्रासल्क होता है, ये कहलाता है प्रासल्क स्कूटेलम, है ना। निम्न में से कौन सी वायु परागण की विशेषता नहीं है, वायु परागण की कैसे, हल्के परागण बिल्कुल होगा, है विशेषता है, हल्की परागण होगी तब तो हवा उड़ा के ले जाएगी। बेहतर अनावृत, ये भी विशेषता है, अनावरण होगा उसमें, है ना, अनावृत होंगे, हैं, आवृत नहीं होंगे, अनावृत होंगे। अगला क्या है, बृहद एवं पिच्छवर्ती काक, ये भी बात सही है, बृहद माने बड़े होंगे, पिच्छ माने उसमें कांटे से होंगे, तो वो चिपक पाएंगे एक जगह पर, तो हवा उसको उड़ाती रहेगी हमेशा, यहाँ से वहाँ से वहाँ। असंख्य बीजांड, ये विशेषता नहीं होती इनकी, वायु परागण जिन पौधों में होता है उन्हें बीजांड असंख्य नहीं पाए जाते हैं, यही विशेषता उनकी नहीं है, ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते जाएंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन परागकण में पाए जाते हैं, इनमें से कौन परागकण में पाए जाते हैं। देखिए परागकण में क्या होता है, परागकण में दो नरयुग्मक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। एक परागकण में दो वर्धी कोशिकाएं नहीं होती, एक होती है, तो एक जनन कोशिका, बिल्कुल ये भी गलत है। ऐसा कर देते एक वर्धी कोशिका एक जनन कोशिका होती है तो चल जाता, एक जनन कोशिका एक नलिका कोशिका होती है ना, नलिका कोशिका होती है ना। अब परागकण जो होता है जब मैच्योर हो जाता है तो उसमें दो नरयुग्मक बन जाते हैं, कितने, तो ऑप्शन नंबर हमें लगता है दो नरयुग्मक वाला ही सही होगा, है ना। और जब वो अंकुरित हो जाता है परागकण तो उसमें नलिका कोशिका और एक नरयुग्मक तो हो ही नहीं सकता, पहली बात तो दो नरयुग्मक होते हैं, तो ये ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, परागकण पुष्प के किस अंग के भीतर निर्मित होते हैं परागकण, तो देख लीजिए जायांग में तो होंगे नहीं क्योंकि मादा भाग है, अंडाशय में होंगे नहीं, मादा भाग है, उसी गुरु बीजाणुधानी भी मादा भाग है, तो लघु बीजाणुधानी में परागकण माने नरयुग्मक, ठीक है, विकसित होते हैं, याद रखना है। चलिए, तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चंस जो थे वो हो रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, निम्न में से किसकी मौजूदगी के कारण परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छी तरह से संरक्षित रहता है। ये मान लीजिए आपका परागकण है, और क्या ऐसी चीज़ होती है जिससे ये जीवाश्म अच्छा जीवाश्म बना लेते हैं, याद रखना है। स्पोरोपोलिनेनिक पदार्थ होता है इनके चारों तरफ, तो इनको गलने नहीं देता, सड़ने नहीं देता, और अच्छा जीवाश्म बनाने में इनकी मदद करता है। ठीक है एवरीवन, तो ये रहा आज का लेक्चर। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। थैंक यू।